हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों 30 जून को होने वाला है आबकारी सिपाही का लिखित एग्ज़ाम, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से कि हमसे 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं हिंदी के, 40 क्वेश्चन होंगे हमारे उत्तराखंड जीके के और 40 क्वेश्चन हमारे सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के होने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने 2 सेट सॉल्व कर लिए हैं सामान्य हिंदी के, जिसमें से कि दोनों ही वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे। साथ में नोट भी डिस्कस करते हुए जा रहे हैं और एक क्वेश्चन से जितने भी अन्य क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं वो भी हम यहाँ पर ही क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर पहले ही सोच लेना है ताकि आप बता सकें कि आपका स्कोर 20 में से कितना बन रहा है। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या फिर आलोचक। तो देखिए, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा छिद्रान्वेषी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की कमियां ढूंढता है उसको छिद्रान्वेषी कहा जाता है। तो जो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये भी हमारे आबकारी वाले सिलेबस में है। जितना भी आबकारी का हिंदी का सिलेबस है उन्हीं में से मैंने ये 20 क्वेश्चन हर वीडियोस में तैयार किए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो में अलंकार भी दिए थे। इस वीडियो में भी आपको अलंकार देखने को मिलेंगे। तो किसी ने कमेंट में पूछा था कि जो अलंकार हैं क्या वो आबकारी सिपाही के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सिलेबस में हैं। तो बिल्कुल, जो आबकारी सिपाही का हिंदी का सिलेबस है उसमें समास तो नहीं है, लेकिन अलंकार आपके हैं, इसीलिए आपको अलंकार पढ़ने होंगे। हो सकता है आपसे अलंकार से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि अलंकार सिलेबस में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सिलेबस डाला हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुहावरे से है। इसमें पूछा है 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो देखिए, ऑप्शन है काम में मन नहीं लगना, ज़्यादा समय में कम काम करना, ज़्यादा समय में थोड़ी ही दूर जाना या फिर चलने में कमजोरी महसूस करना। तो 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस, इसका सही अर्थ होता है ज़्यादा समय में कम काम करना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास शुद्ध वर्तनी से है। हमें बताना है कि कौन से शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है। तो देखिए, पहला जो वर्ड है वो है परीक्षा, जिसको कि शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, परीक्षा, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। उसी तरह परीक्षा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मुमूर्षु, मुमूर्षु 2 बार लिखा गया है, तो हमें देखना है कि मुमूर्षु किस प्रकार से सही लिखा जाता है। दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ कि मुमूर्षु इस प्रकार से लिखा जाता है, पहले मों पे छोटे ऊ की मात्रा लगती है और दूसरे मों पे बड़े ऊ की मात्रा लगती है। फिर षटकोण वाले श पर छोटे ऊ की मात्रा लगती है और उसके ऊपर रौ लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुमूर्षु लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्तनियाँ हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हुई हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इनको भी आप एक बार देख लो। जैसे परीक्षा कई बार पूछा गया है, उज्ज्वल तो आप कई एग्ज़ाम में देख ही चुके होंगे, आशीर्वाद भी कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उच्च श्रृंखल भी पूछा जाता है, कुमुदनी पूछा जाता है, क्योंकि कुमुदनी में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि बड़े ऊ की मात्रा कहाँ पे लगनी है, या फिर इसमें ई की मात्रा लगनी है, या फिर इसमें छोटी की लगनी है, तो ये कन्फ्यूज़न रहती है। तो कुमुदनी को भी आप अच्छी तरह देख लो। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना में हम लोग ज्योत्सना कैसे लिख देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ज्योत्सना ऐसे लिख देते हैं हम लोग। 100 को हम पूरा लिख देते हैं, जबकि ज्योत्सना में 100 आधा होता है। ठीक है, हिरण्यकशिपु इस प्रकार से लिखा जाता है, जिजीविषा इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें ई की मात्रा में कन्फ्यूज़न होती है। और पुरस्कार को हम इस तरह से लिख देते हैं, कभी कभी पुरुषकार लिख देते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं पुरुषकार, जबकि रॉ पे ऊ की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, तो ये कुछ मेन शब्द हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा विलोम शब्द से है, जिसमें पूछा है कि जो स्थावर शब्द है उसका विलोम क्या होगा। तो स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है चंचल, जंगम, चेतन या फिर सचल। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा स्थावर का विलोम होता है जंगम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे स्थिर का पूछा होता कि स्थिर का विलोम क्या होगा, तो अस्थिर हो सकता था,
अगर ऑप्शन में अस्थिर है तो अस्थिर हो सकता था, लेकिन अगर ऑप्शन में चंचल है तो चंचल इसका करेक्ट आंसर होता है स्थिर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्थावर दिया गया है ना कि स्थिर, तो जंगम होगा। ठीक है, चंचल होता है स्थिर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। तो हल्दी तद्भव शब्द है जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी में परिवर्तित हुआ है। तो बताना है कि जो हल्दी का तत्सम रूप है यानी कि संस्कृत रूप है वो कौन सा है। ऑप्शन है हरिद्रा, हलिद्रा या फिर हरिद्रा या फिर हरद्रिका। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हरिद्रा। ठीक है, हल्दी का जो तत्सम रूप होता है वो हरिद्रा होता है। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इसमें द्वित्व व्यंजन कौन सा है, कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, जब समान जो वर्ण होते हैं वो 2 बार आधे आधे अक्षरों में लगे होते हैं। देखिए ऑप्शन में पुनः लिखा है, इलाहाबाद लिखा है, दिल्ली लिखा है और उत्साह लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शब्द देखिए लौ और लौ, 2 शब्द 2 अक्षर एक साथ आधे आधे अक्षरों में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक आधा है और एक पूरा है। तो ऐसे ही व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है जब एक व्यंजन 2 बार जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है विवृत क्या होता है। तो विवृत का संबंध स्वरों से है, जिसमें कि हम देखते हैं कि उच्चारण के स्थान पर मुंह खुलने की जो स्थिति होती है उस प्रकार से हम विवृत को देखते हैं। तो विवृत क्या है पूछा है, तो देखो ऑप्शन है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, तो ऐसे स्वरों को अर्ध विवृत कहते हैं। ठीक है, विवृत में स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो होता है वो पूरा खुलता है। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनमें मुख द्वार पूरा खुलता है उनको विवृत कहा जाता है, आधा खुलता है तो उनको अर्ध विवृत कहा जाता है। ठीक है, और अगर जीभ का अग्रभाग द्वारा स्वरों को उच्चारित किया जाता है, ऐसे स्वर जिनको जीभ के हम आगे वाले हिस्से से उच्चारित करते हैं तो उनको अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन हमारा था कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो विवृत क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर बताना है कि जो छ है वो किस प्रकार का व्यंजन है। तो देखो ऑप्शन है ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चौ वर्ग होता है पूरा का पूरा, चौ, छ, ज, झ, तो ये सभी क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर ही तालव्य होते हैं, क्योंकि जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मुंह के ऊपरी भाग पर टच होती है, चौ, छ, ज, झ ऊपर। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता प वर्ग, तो प वर्ग आता हमारा ओष्ठ में, क्योंकि प वर्ग को प, फ, ब, भ, म बोलते वक्त हमारे जो होंठ हैं वो आपस में मिलते हैं। अगर हमसे ट वर्ग पूछा जाता तो ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, ड़, ये सभी मूर्धन्य होते हैं क्योंकि इसमें हमारी जीभ मुड़ जाती है। अगर हमसे त, थ, द, ध, त वर्ग पूछा होता तो ये दंत्य होता क्योंकि हमारी जीभ दांतों पर इसमें टच होती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है, देखो यहाँ पर संधि से क्वेश्चन है और गुर्वोदन में बताना है हमें कौन सी संधि होगी। तो बताना है कि गुर्वोदन, ठीक है, यहाँ पे बिंदी भी लगी है, गुर्वोदन में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन हमारे पास है गुण, यण, दीर्घ और वृद्धि। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यण संधि। किस प्रकार से होगी, क्योंकि आपको पता है जब भी य, व और री की मात्रा त्र दिखता है आपको, ठीक है, य, व और त्र दिखता है आपको बीच में, और उस पर आगे से आधा अक्षर लगा रहता है। जैसे य, व पर आधा अक्षर अगर लगा रहे तो वहाँ पर यण संधि होगी। तो ये देखो व पर क्या लगा हुआ है, व के ऊपर र लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर यण संधि होगी। और इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, तो पहले तो यण संधि के जो गुण होते हैं वो होता है य से और व से पहले आधा व्यंजन लगा होना चाहिए या फिर शब्द में त्र होना चाहिए, जैसे कि मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, तो ये भी यण संधि के ही एग्जाम्पल है। गुरुवोदन में जो संधि विच्छेद होगा वो ऐसे होगा कि गुरु प्लस ओदन, ठीक है, तो यहाँ पर उ और ओ मिल रहा है, उ के साथ क्या मिल रहा है, एक असमान स्वर मिल रहा है, तो क्या बन गया, व बन गया। ठीक है, तो ऐसा ही रूल हमारा यण संधि के लिए होता है, इसीलिए इसमें यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप सभी को पता है, आपका एग्जाम में आपका सिलेबस में अलंकार भी दिया है।
तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है पूछा है। ऑप्शन है उपमा, रूपक, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि रूपक अलंकार की एक तो सीधे सीधे पहचान हो जाती है कि जो उपमेय और उपमान होते हैं उनके बीच में इस प्रकार से योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पंक्तियाँ लिख दी होती हैं लेकिन उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह नहीं भी लगाते। वैसे तो पहचान है कि रूपक की पहचान होती है योजक लगाना, लेकिन कई बार मैंने तो ऐसा देखा है क्योंकि जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं वहाँ पर रूपक के जो एग्जाम्पल थे उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल में योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ था। तो हम सिर्फ योजक चिन्ह की पहचान से ही नहीं कर सकते हैं रूपक अलंकार को, इसको समझना होगा उपमेय उपमान के निषेध रहित आरोप से। इसका मतलब है कि जो रूपक अलंकार होते हैं उसमें जो उपमेय और उपमान होते हैं जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उन दोनों के बीच में निषेध रहित आरोप होता है, यानी कि दोनों को एक समान बता दिया गया होता है। ठीक है, जैसे इसमें बोला है कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण और कमल, ऐसा नहीं बोला है कि चरण है वो कमल के समान है, ऐसे नहीं है, बल्कि चरण को ही कमल बोल दिया गया है। ठीक है, और उसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो बच्चा बोल रहा है कि मैया मेरे लिए चंद्र खिलौना लाना। तो चंद्रमा को उसने खिलौना समझ लिया है, मतलब कि कोई भी भेद नहीं रहा है, भेद रहित आरोप है। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे आई होप इसको। तो यहाँ पर चंद्र उपमेय है और खिलौना उपमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा समूह ऐसा है जिसमें तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है। तो जोड़े दिए गए हैं, हमको युग्म दिए गए हैं, इसमें बताना है कि तत्सम तद्भव वाला युग्म कौन सा गलत है। तो देखो धैर्य संस्कृत में बोलते हैं और धीरज हिंदी में बोला जाता है, तो बिल्कुल सही युग्म है। दूर्वा और दूब बिल्कुल सही है, चंद्र और चाँद भी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रिय और प्रिया ये तो आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला दे दिया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही रूप नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अलंकेश का पर्यायवाची पूछा है हमसे, क्या होगा, कुबेर, चपला, बादल या फिर कल्पवृक्ष। तो अलंकेश का पर्यायवाची होता है कुबेर। कुबेर के कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं हमको, जैसे धनद, किन्नरेश और धनाधिप। ठीक है, आपको पता है धन के देवता है कुबेर, तो धन जहाँ पर दिखेगा धनद, धनाधिप, तो वो क्या हो जाएगा, कुबेर के पर्यायवाची होंगे। अलंकेश और किन्नरेश भी है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्रिया से दिया है, जिसमें पूछा है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जहाँ पर आपको काम दिख रहा है होता हुआ उसमें सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन है मुस्कुराना, लिखना, सोना और चलना। तो इसमें सकर्मक क्रिया है लिखना। ठीक है, बाकी तीनों ही क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्रिया का जो मूल रूप है वो कौन सा है। तो क्रिया यानी कि कार्य का मूल रूप क्या है। ऑप्शन है कर्म, धातु, व्याकरण या फिर भाषा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु। तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पत्र वाले लेसन से है, जिसमें पूछा है किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। तो ऐसा पत्र कहलाता है अनुस्मारक। ठीक है, अनुस्मारक को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। तो जब भी हम कोई लेटर किसी को लिखते हैं, कोई भी फॉर्मल लेटर, तो अगर उसका रिप्लाई ना आए तो उस विषय में हम उनको फिर से याद दिलाने के लिए एक और पत्र लिखेंगे, और ये पत्र बहुत ही संक्षिप्त में लिखा जाएगा, लघु में लिखा जाएगा, तो इसको अनुस्मारक बोलते हैं। स्मरण पत्र भी बोलते हैं, जो कि रिमाइंडर बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये भी हमारा पत्र से ही है। इसमें पूछा है यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भी भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं। तो देखो अगर एक पत्र को हम किसी ऑफिस में भेज रहे हैं और सेम उसी की फ़ोटोकॉपी बिल्कुल डुप्लीकेट प्रतिलिपि भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि। ठीक है, हिंदी में उसको प्रतिलिपि बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी भाषा से, जो कि इसमें पूछा है हमसे कि कौन सी बोली ऐसी है जो अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। तो देखो आप सभी को पता होना चाहिए जो ये सौर सेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी
अपभ्रंश होते हैं, इनको याद रखना है कि कौन कौन सी भाषा की बोलियाँ किन किन में आती हैं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी की सभी बोलियाँ। पूर्वी हिंदी की 3 ही बोलियाँ हैं जिसको मैंने आपको ट्रिक से बताया था, याद रखना है ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर बघेली आया है पूर्वी हिंदी से, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी साहित्य से है। इसमें पूछा है हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। तो हिम तरंगिणी हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य संग्रह है। ठीक है, याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है हिम तरंगिणी, जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, नंददास, मध्वाचार्य या फिर विट्ठल नाथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन जो कि हिंदी साहित्य से ही है। हिंदी साहित्य के मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं लास्ट में। तो देखो, इसमें पूछा है तितली के रचनाकार कौन हैं। ठीक है, तितली के रचनाकार कौन हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ये हैं तितली के रचनाकार। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर ली हैं। जिन लोगों की भी रचनाएं डिस्कस कर ली हैं, ये सूरदास जी की भी डिस्कस कर ली थी, तो इनको मैंने दोबारा से नहीं बताया क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है। तो इसीलिए आपने पहले के अगर हिंदी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी देखना, काफ़ी डिटेल में मैंने समझा रखा है और आपको हेल्प मिलेगी आई होप, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके इसमें 20 में से अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। जितने भी आपका स्कोर रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरह से आपको आगे भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।